नमस्कार, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मैं रूबरू वीडियो पर बात करने आया हूँ, जिसमें हम हमास और इजराइल के बीच जो ताज़ा हालात हैं उसके संबंध में बात करूँगा। उसके पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल से और हमास दोनों देशों से, फ़लस्तीन और इजराइल से काफ़ी गुजारिश किया था कि आपस में लड़ाई न करें और बंद कर लें, लेकिन नहीं माने। तब तक काफ़ी दोनों तरफ से काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह बात उस समय का है जब पांडव के दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे, तो दुर्योधन ने कहा कि इनको बांध लो। उल्टा सुनने के बजाय वो कहने गए थे कि भाई ठीक है, राज पूरा मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को। लेकिन कौरव नहीं माने और दुर्योधन ने कहा कि इनको दूत बन के गए थे भगवान श्री कृष्ण, इनको बांधने के लिए कहा था। तो हरि ने भीषण हुंकार दिया, आया स्वरूप विस्तार दिया किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, उन्होंने कहा था। तो जब जैसे हो तब बिता, वैसे मिले सहाय, आप न आवत ताहि पर ताहि जहाँ ले जाए। मैं आपको पूरा डिटेल विस्तृत रूप से हमास और इजराइल की कहानी का उल्लेख विस्तृत रूप से वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि वहाँ के कुछ जानकारों से जानकारी लेने के बाद पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आगे देखिए, वीडियो सहित पूरा वहाँ का सचित्र और वहाँ के स्थिति के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सुने। नमस्कार साथियों, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। इजराइल पर हमास के हमले के बाद विश्व व्यवस्था एकाएक बदली हुई दिखी। इस हमले की गोपनीयता और घातकता ने सभी को चौंका दिया। इजराइल, जिसके पास मसूद जैसा श्रेष्ठ खुफिया नेटवर्क है और जिसके तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सशस्त्र बलों वाला देश माना जाता है, उस पर साधारण बुलडोजर, पैराग्लाइडर, मोटरसाइकिल और राइफल के साथ आतंकियों ने भीषण हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस हमले के ने दुनिया को, विशेषकर बड़े और शक्तिशाली देशों को सतर्क करने का काम किया है, क्योंकि इससे यह समझ आया कि मजबूत दीवारें और यहाँ तक कि रॉकेटों तक को हवा में मार गिराने वाला आयरन डोम जैसी तकनीक की आतंकी हमलों से बचने का सुरक्षित रक्षा कवच नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में इजराइल औपचारिक रूप से 1948 में अस्तित्व में आया। जिस क्षेत्र में आज इजराइल स्थित है, वहाँ लगभग 100 वर्ष पहले वर्तमान फलस्तीनियों का वह देश हुआ करता था। एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मानचित्र पर उभरने के तुरंत बाद इजराइल पर उसके इर्द गिर्द फैले अरब देशों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। तब यह युवा राष्ट्र न केवल अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा, बल्कि सीमाओं को पीछे धकेलने में भी कामयाब रहा। समय के साथ फलस्तीन दो प्रमुख क्षेत्रों, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही सिमट कर रह गया। गाजा पट्टी की आबादी तकरीबन 20 लाख है। उसका क्षेत्रफल दिल्ली की 1/4 से भी कम है। यह दुनिया की सबसे बड़ी घनी बसावट वाली आबादी में से एक है। पिछले 75 वर्षों में आम फलस्तीनी नागरिकों को लगातार किसी न किसी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। कभी कभी इजरायली सुरक्षा बलों के हाथों, तो कभी अपनी ही कट्टरपंथी सरकारों के हाथों। 2005 तक इजराइल गाजा को नियंत्रित कर रहा था। उसके बाद जब उसने गाजा पट्टी छोड़ दी, तो फलस्तीनियों को 2006 में स्वतंत्र चुनाव का मौका मिला। दुर्भाग्य से उन्होंने हमास को सत्ता की कमान सौंप दिया। फलस्तीनियों की यह सबसे बड़ी गलती रही साबित हुई थी उस समय। बेहतर बेहद कट्टर विचार वाले हमास ने गाजा में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। यहाँ 2006 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ है। इन 17 वर्षों में यह क्षेत्र भी गरीब और उत्पीड़ित हो गया है। हमास ने गाजा में लोगों को विकास के बजाय सुरंग खोदने और इजराइल पर हमला करने की प्राथमिकता दिया है। बता दें कि हमास आतंकियों ने
इतनी बड़ी सुरंग बना दी है कि अपने दिल्ली में मेट्रो के लिए बनाई गई सुरंगों से भी अधिक हैं। इन सुरंगों की गहराई 200 फीट से अधिक गहरी है। और बता दें कि इसी सुरंगों में हमास आतंकी गोला बारूद और छुपा कर रखते हैं। इनका इस्तेमाल हमास इजराइल पर तो करता ही है, जरूरत पड़ने पर अपने ही नागरिकों पर भी प्रयोग करने में नहीं चकता। मौजूदा संघर्ष में गाजा के लोगों की मुश्किलें इस वजह से बढ़ गई हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह नाकाबंदी और पानी बिजली आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। गाजा हमास द्वारा दागे गए रॉकेटों और इजराइल द्वारा गिराए गए बमों की चपेट में है, जहां अस्पताल, स्कूल और संयुक्त राष्ट्र स्थल भी युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। युद्ध में अब तक 5,000 बच्चों सहित 11,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इसमें अभी तक आतंकी हमलों के बाद दुनिया के प्रमुख देशों की आत्मरक्षार्थ नाम पर हमास के खिलाफ कार्रवाई करने के इजराइल के अधिकार को मान्यता दिए हैं। यह इजराइल का नैतिक अधिकार था, लेकिन ऐसी किसी अधिकार के साथ ही जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जब हमास के खिलाफ युद्ध में फलस्तीनियों के खिलाफ युद्ध का रूप ले लिया और बमबारी से टूटती इमारतें और घायल बच्चों के दृश्य स्क्रीन पर आने लगे, तो इजराइल के प्रति दुनिया भर का समर्थन और सहानुभूति घटने लगी। शायद इसी कारण से संघर्ष विराम के लिए राजी होना पड़ा, और वह भी तब जब हमास 240 में मात्र 50 बंधक ही छोड़ने को तैयार है। बता दें कि पड़ोसी राज्य देश जो है कतर देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बीच में समझौता किया है मध्यस्थता करके, और यह युद्ध विराम 4 दिन के लिए कराया है। इसमें कुछ दोनों तरफ से छोड़े जाएंगे बंदी। इजराइल भारत से यह सीख ले सकता है कि आतंकियों से कैसे निपटा जाए। भारत देश को भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझता रहा है, जिसका संचालन गतिविधियां मुख्य रूप से गुलाम कश्मीर में केंद्रित है। उड़ी में सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले के बाद राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया था और गुलाम कश्मीर की बस्तियों पर बमबारी नहीं की। इसके बजाय भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सुनियोजित प्रतिक्रिया दी। बता दें कि स्ट्राइक सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित थी, जिसे हमारे सैनिकों ने अपने अद्भुत शौर्य एवं अद्यतन तकनीक के माध्यम से अंजाम दिया था। इसी प्रकार पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भी भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें किसी नागरिक बस्ती को निशाना नहीं बनाया गया, केवल आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। भारत ने संघर्ष के बीच नैतिक आधार कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसी कारण विश्व बिरादरी भारत के साथ अभी तक एकजुट होकर खड़ी है। दूसरा सबक मजबूत नेतृत्व का है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 7 अलग अलग दलों के गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। विवेकपूर्ण निर्णय तब लिए जाते हैं जब समाज में संयम हो। मेरा मानना है कि समाज के संयम तभी आ सकता है जब नेतृत्व शक्तिशाली हो और उस पर राष्ट्र का विश्वास हो। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री मोदी में यही अंतर है। नेतन्याहू के पास शक्ति है, लेकिन राष्ट्र का विश्वास उनके पास नहीं है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शक्ति भी है और देशवासियों का पूरा समर्थन है और विश्वास है। उसमें घटना के बाद कई विपक्षी दलों ने तरह तरह के आरोप लगाए और घटना इस एयर स्ट्राइक को झूठा बताया गया, लेकिन भारतीय के प्रधानमंत्री कहीं डिगे नहीं, न तो कहीं अपना संतुलन खोए, न कुछ बोले। उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब सेना के लोगों ने दिया। अलग अलग तरीके से जवाब विपक्षियों को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें कुछ बोलना उचित नहीं समझा, न तो बोले न जवाब दिए, इसलिए कि उनके पास पूरे राष्ट्र का विश्वास है। वो जानते हैं कि राष्ट्र पूरा विश्वास हमारे पर कर रहा है, जो भी निर्णय हमें लेना है वह निर्णय देश हित में होगा, इसीलिए राष्ट्र पूरा समर्थन कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कि वह भारत से सबक लें और धैर्य से काम लेना चाहिए उनको। धैर्य खोने से स्थिति बिगड़ती है। हालांकि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए आत्मसुरक्षार्थ कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कदम उठाने के बाद धैर्य से काम लेना चाहिए और भारत की तरह संयम बरत करके अपने सेना के माध्यम से जितना हो आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करें, लेकिन नागरिकों का नुकसान न हो, बच्चों का नुकसान न हो, वहाँ की महिलाओं का नुकसान न हो, यह उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। यह खबर आपको कैसी लगी? विशेष अलग अलग मिली जानकारी के आधार पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए और चैनल को देखते रहें। नमस्कार।